नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय को हम 2 भाग में करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम भाग 1 जिसके अंदर हम गांधी जी के बारे में और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों, राष्ट्रवाद के बारे में मैं आपको पिछले अध्याय में बता चुका हूं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, कि आपका राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, यह कहलाता है राष्ट्रवाद। अब इस राष्ट्रवाद को बनाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की भूमिका रही। अलग अलग आंदोलनों के तहत भारत के जो व्यक्ति थे उनके अंदर राष्ट्रवाद का जन्म किया गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, कि भारत के ऊपर अगर मैं देखूं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव रहे, तो देखो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से लेके 1918 तक, और इसी समय 1915 के आसपास गांधी जी भारत लौटे थे। और उनके लौटने तक जो प्रथम विश्व युद्ध था वो प्रारंभ हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध के हमारे या भारत देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में देखते हैं। कि युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। जैसे कि आपको पता है, युद्ध के अंदर लगभग यूरोप की हर एक बड़ी शक्ति शामिल थी, तो उसमें ब्रिटेन भी शामिल था। और हमारे ऊपर जो शासन चल रहा था उस समय वो अंग्रेजों का चल रहा था, और अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड भी उस समय युद्ध के अंदर शामिल था। तो अब युद्ध के अंदर शामिल था तो वहां रक्षा संबंधी कार्यों पे खर्चे हो रहे थे। तो बाद में युद्ध की समाप्ति के बाद में उन खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के अंदर राजस्व बढ़ाया गया, अलग अलग प्रकार के कर लाए गए, या करों का जो पहले जो मान था उनसे उनके अंदर क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई। तो इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गई और 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए। जैसा कि बच्चों आपको पता है, युद्ध के समय आयात निर्यात बंद हो चुका था, तो पर्याप्त माल की कमी आ रही थी, उसकी मांग बढ़ रही थी। तो बच्चों, जब किसी चीज की मांग में कमी आए और किसी चीज के उत्पादन में कमी आ जाए और उसकी मांग में बढ़ोतरी हो जाए, तो उस समय किसी वस्तु का जो रेट होता है, जो मूल्य होता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, मान लो आपके पास 1 किलो गेहूं है और उस 1 किलो गेहूं को खरीदने वाले 5 लोग हैं। तो आपने मान लो उस गेहूं का मूल्य रखा 5 रुपए किलो, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि मैं इसके 7 रुपए दूंगा, तीसरा बोलेगा कि मैं इसके 8 दूंगा। ऐसे करते करते उसी गेहूं का मूल्य कहां तक पहुंच गया, 10 रुपए तक। यानी कि आयात नहीं हो पा रहा था, उत्पादन लिमिटेड था, उतना ही था, और मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। तो इससे वस्तुओं के दामों में या वस्तुओं के मूल्य में क्या हो गई थी, एक बढ़ोतरी देखी गई थी। यानी कि दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। यानी कि ब्रिटिश को भारत की ओर से सैनिक चाहिए थे, तो सैनिकों की पूर्ति के लिए लोगों को जबरदस्ती सेना में डाला गया और उन्हें ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजा गया। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया और 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख 30 लाख तक लोग मारे गए थे। यानी कि 1921 के अंदर बच्चों एक महामारी आई थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। जैसे अभी अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में कोविड नामक एक महामारी आ रखी है। ऐसी ही एक महामारी 1921 में आई थी, वो थी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। तो उस समय भी बहुत से लोग मरे थे, लगभग 120 लाख से 130 लाख लोगों की मौत हुई थी। उत्पादन कम हो चुका था, यानी कि एक बहुत ही अकाल वाली स्थिति पैदा हो गई थी भारत के अंदर। क्योंकि अभी अभी जस्ट इससे 2 साल पहले, 1921 में 2 साल पहले की बात करूं तो प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था। वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ रही थी, उनका उत्पादन लगातार कम हो रहा था, यानी कि इससे उनका मूल्य बढ़ गया था। अब मैं बात करूं सत्याग्रह। बच्चों, सत्याग्रह का उपयोग
भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो भारत लौटने के बाद गांधी जी ने जो पहला रास्ता अपनाया बच्चों, वो था सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य के लिए लड़ता है, सत्याग्रह यानी अगर कोई व्यक्ति सत्य के लिए लड़ता है तो उसे उसके ऊपर जुल्म करने वाले लोगों से बचने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि एक सत्याग्रही व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से भी जीत हासिल कर सकता है, ये मानना था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया, यानी कि एक प्रकार का आंदोलन था जिसको क्या नाम दिया गया, सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए जो कार्य किया जा रहा था। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद यानी कि सत्य कोई कार्य के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। जो महात्मा गांधी थे ना बच्चों, वो अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे, यानी कि उनका मानना था कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो ना तो आप अहिंसा के माध्यम से भी जीत हासिल कर सकते हो। यानी कि सत्य के लिए लड़ाई करते समय आपको किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। महात्मा गांधी और सत्याग्रह का विचार, जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी इस सत्याग्रह को भारत से पहले लेकर आए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर लाने के बाद जब वो भारत लौटे तो भारत में भी उन्होंने कहीं ना कहीं यही रास्ता अपनाया, सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। लगभग 38 वर्ष की आयु थी बच्चों जब ये भारत लौटे थे। तो उनकी गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। सत्याग्रह का मतलब ही बच्चों यही था कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो तो आप अहिंसा के माध्यम से भी जीत हासिल कर सकते हो। तो गांधी जी का मानना था कि सत्य के लिए लड़ो और बिना हिंसा किए हुए लड़ो, जीत आपकी अवश्य होगी। गांधी जी का मानना था कि यदि कारण सत्य है, यानी कि आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो अत्याचारी से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। शारीरिक बल से अभिप्राय है बच्चों किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही यानी कि वह व्यक्ति जो सत्य के लिए लड़ रहा हो, लड़ाई जीत सकता है उत्पीड़कों का मतलब बच्चों जो उसके ऊपर जुल्म ढहा रहे हैं सहित लोगों को सच्चाई देखने के लिए राजी होना पड़ा। सत्य अंततः जीत के लिए बाध्य था। यानी कि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो तो अंततः इसकी जीत होनी ही होनी है। यह आप देख सकते हो बच्चों, एक जुलूस की फोटो है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ली गई है। भारत में सबसे पहले 1916 में चंपारण में श्रमिकों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया था। बच्चों ये वृक्षारोपण प्रणाली, या मैं ऐसे बोलूं कि नील की खेती, बिहार के चंपारण में बच्चों नील की खेती की जाती थी। नील एक प्रकार का पादप होता है बच्चों जिसका उपयोग कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। तो जो उपनिवेशक शासक जो थे, यानी कि जो अंग्रेज जो थे, वो चंपारण के अंदर वहां के जमींदारों से, वहां से किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, क्योंकि उस समय तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा नील की आवश्यकता थी, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नील की खेती करवाई जाती थी। पर नील की खेती से क्या होता था बच्चों, वहां की जो भूमि थी वो बंजर हो जाती थी। यानी कि एक जगह जहां नील की खेती होगी बाद में वहां और कोई खेती नहीं हो सकती थी। तो वहां के जो किसान थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ किया, पर उनका दमन कर दिया गया। तब जाकर महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची, और महात्मा गांधी का भारत आने के बाद अगर कोई पहला आंदोलन था या जन आंदोलन था तो बच्चों वो था चंपारण के अंदर ही था, और इस संघर्ष को इन्हें चंपारण आंदोलन का नाम दिया था। और इसके बाद अगर मैं बात करूं चंपारण के बाद जो गांधी जी का दूसरा जन आंदोलन था तो वो था 1917 में,
किसानों का समर्थन देने के लिए खेड़ा में सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह सूती मिल मजदूरों के लिए। तो ये बच्चों उनके द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ प्राथमिक या शुरू में आने के बाद उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे उनके बारे में है, या जो सत्याग्रह किए थे उनके बारे में। बच्चों एक शब्द है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के बारे में अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था, ये एक पुस्तक का नाम है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अब हम बात करेंगे बच्चों रोलेट एक्ट की। तो बच्चों जो ब्रिटिश शासन था या जो अंग्रेज जो थे वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून लेकर आते थे शासन करने के लिए। तो ऐसा ही एक कानून था रोलेट एक्ट। इस कानून के अंदर ये प्रावधान था कि जो अंग्रेज जो हैं सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में ले जा सकते हैं। इसी बात का विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा, क्योंकि उस व्यक्ति को जिसे जेल में डाल दिया गया था उस व्यक्ति को सुनवाई का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। जैसे कि अपने यहाँ देखते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा शक हो कि जो ब्रिटिश के खिलाफ है या कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा राजनीतिक मंडल जो ब्रिटिश के खिलाफ है, तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो बिना कोई सूचना दिए। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। यानी कि सिर्फ शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। यानी कि इस एक्ट के विरोध में भी गांधी जी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया, और जो प्रारंभ किया गया 6 अप्रैल 1919 को, और इस आंदोलन के तहत पूरे भारत में हड़तालें की गई। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े, दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़तालों पर चले गए। यानी कि पूरा भारत बंद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया। यानी कि उन्हें पता था कि अगर ये आंदोलन या ये हड़ताल लगातार लंबे समय तक चलती रही तो यहाँ से जो अंग्रेजी शासन जो है उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। जलियांवाला बाग की घटना देखो बच्चों, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार। इसके अंदर क्या हुआ बच्चों कि 13 अप्रैल को, देखो 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसके ऊपर पुलिस ने गोली चलाई और उसके विरोध में जो आम जो लोग थे उन्होंने कई सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। जब ऐसा माहौल बना तो ब्रिटिश शासन ने मार्शल लॉ लगा दिया और उस मार्शल लॉ की जो कमान थी वो जनरल डायर के हाथों में आ गई। इसी के तहत 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में वैसाखी बनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे, यानी कि काफी छोटे रास्ते थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। यानी कि असहयोग जो आंदोलन था बच्चों वो वापस ले लिया। यहाँ जो हड़तालें थी उसको
वापस कर लिया गया, हड़तालों को बंद कर दिया गया इस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड इसको देखते हुए। अब मैं बात करता हूं आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता, कि आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए, यानी कि यह आंदोलन शहरों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना चाहिए। और उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं, यानी कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। और इसी के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। देखो जो खिलाफत आंदोलन चलाने का कारण था, उस समय जो अंग्रेज सरकार थी उसने तुर्की के अंदर जो खलीफा होता है उसका पद समाप्त कर दिया था। तो हर एक दुनिया का हर एक मुसलमान उस पद को वापस चाहता था, इसी तरह भारतीय मुसलमान भी चाहते थे। तो इसलिए उनका विरोध किया गया। खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था, क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया ताकि बाद में मुसलमानों का समर्थन भी गांधी जी को मिल सके। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई थी। ओटोमन के शासक पर एक कड़ी संधि समझौते की अफवाह फैली हुई थी और ओटोमन का शासक इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था और खलीफा की तरफदारी के लिए बंबई में मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी बनाएगी, क्योंकि उस खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था और हर एक मुसलमान चाहता था कि हमारे ऊपर जो खलीफा है वो बना रहे। और मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाई इस कमेटी के नेता थे। वे भी यह चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें और 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि दो आंदोलन एक साथ चलाए गए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता के रूप में उभर कर आए, क्योंकि उस समय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। तो उसमें गांधी जी ने उनका समर्थन किया और बाद में मुसलमानों को भी हिंदुओं का, या मैं ऐसे बोलूं कि महात्मा गांधी का समर्थन मिला। अब मैं बात करता हूं असहयोग आंदोलन की। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। गांधी जी का मानना था कि अकेले अंग्रेज यहां आकर भारत पर राज नहीं कर सकते थे, कहीं ना कहीं भारतीयों ने भी उनका सहयोग किया। और जिनमें एक सहयोग के रूप में उभर कर आता है बच्चों सैनिक, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारत ने सहयोग के फलस्वरूप बहुत सारे सैनिक गए थे। जो ग्रामीण जनता थी उनमें से बहुत से सैनिक निकले जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए जो अलग देशों में गए। तो कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों का सहयोग ही कर रहे थे, उन्हें कर दे रहे थे, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा भूमि पर फसल पैदा कर रहे थे। असहयोग का मतलब था कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। स्वराज यानी कि खुद का राज। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। बच्चों, ये उस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके द्वारा बेचे गए कपड़े खरीदकर उनका सहयोग ही कर रहे थे, क्योंकि इससे उनकी इनकम हो रही थी, उन्हें पैसा मिल रहा था। तो सबसे पहला काम यही किया गया कि स्वदेशी को अपनाया गया, यानी कि विदेशी कपड़ों का क्या किया गया, बहिष्कार। और भारत में हाथ द्वारा काते गए सूती वस्त्रों को पहनना प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव, कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से प्रस्ताव दिए गए उनकी बात करें तो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, जिसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को जो उपाधियां दी गई थी, इन्होंने ये उपाधियां क्या कर दी, वापस कर दी। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और
स्कूलों का बहिष्कार, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी उन सभी संस्थाओं का क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, यानी वहां जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया गया, यानी कि काम से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया काम करने से। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि स्वदेशी अपनाया, विदेश से आने वाली हर एक वस्तु का बहिष्कार किया गया, हर एक वस्तु को छोड़ दिया गया। जैसे कि कपड़े की बात करें तो विदेशी कपड़ों को छोड़कर उनके स्थान पर स्वदेशी कपड़े, या मैं से कहूं कि हाथ से सूते हुए सूती कपड़े। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। अवज्ञा मतलब उनकी आज्ञा न मानना। आंदोलन के विभिन्न स्वरूप, यानी कि अलग अलग रूप कौन से थे? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चले थे। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की। विभिन्न वर्गों से मतलब है हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने एक साथ शिरकत की, यानी कि भाग लिया। और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। यानी कि अगर मैं बात करूं मुस्लिम समाज की तो वे कहीं ना कहीं खलीफा का पद चाहते थे, और वहीं हिंदू समाज की बात करें तो वे स्वराज चाहते थे। सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। यानी कि सब लोगों ने स्वराज अपने अपने हिसाब से इसके अर्थ निकाले। किसी ने स्वराज को अपनी स्वतंत्रता से जोड़ा तो किसी ने स्वराज को अपनी मांगों से जोड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को चुना गया और विदेशी कपड़ा जला दिया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा हो गया। इसका मूल्य 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया। यानी कि जो विदेशी कपड़ा भारत आता था अब इसका आयात इतना कम हो गया, यानी कि अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। कई व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं या विदेशी व्यापार करने से इनकार कर दिया। लोगों ने आयातित कपड़े त्यागने और भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए। भारतीय कपड़ा मिलों और हाथकरघों का उत्पादन बढ़ा क्योंकि यहाँ मांगे बढ़ने लगी। खादी का उपयोग लोकप्रिय हुआ। खादी यानी कि जो हाथ से काता गया कपड़ा था। तो ये बच्चों कुछ असहयोग आंदोलन के प्रभाव रहे भारत के अंदर। अब मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन, जैसे कि किसी भी आंदोलन का विस्तार अगर करना होता है तो आपको ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुंचना पड़ता है। तो अब मैं बात करता हूं कि ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला और क्या उसके प्रभाव थे। तो अवध में बाबा रामचंद्र की अगुवाई में किसानों का आंदोलन उन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जिन्होंने किसानों से अत्यंत उच्च किराए और विभिन्न प्रकार के अन्य उपायों की मांग की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबने असहयोग का अपना अपना मतलब निकाला, स्वराज का अपना अपना मतलब निकाला। तो यहाँ के लोगों ने अपना मतलब ये निकाला कि हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे, यानी कि जस्ट इनके ऊपर कौन राज कर रहा था? जो उच्च किराए वसूलते थे जमींदारों के। तो इन्होंने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इनका आंदोलन अंग्रेज सरकार के खिलाफ ना होकर जमींदारों के खिलाफ था। यानी कि इस आंदोलन के माध्यम से लोग अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ने लगे। हर एक ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने संघर्ष हुए, अपने मुद्दों पर लड़ाइयां हुई और नाम क्या दिया गया? असहयोग आंदोलन का। किसानों को बिना किसी भुगतान यानी कि भिखारी के जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि उन्हें कोई वेतन भी नहीं दिया जाता था। यानी कि बेगार का मतलब होता है बच्चों बिना वेतन के कार्य करना, यानी कि उनसे बेगार करवाई जाती थी। किसानों के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि आपको एक दिन में 8 ही घंटे काम करना है, हो सकता है आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ जाए, हो सकता है आपको 16 घंटे भी काम करना पड़ जाए। इसलिए उन्हें नियमित रूप से बेदखल किया जाता था ताकि वे पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त न कर सके। यानी कि लंबे समय तक कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। किसानों की मांगे थी राजस्व में कमी, भिखारी का उन्मूलन और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में 1920 के दशक की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार द्वारा वन क्षेत्रों को बंद करने के खिलाफ
एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैला था। देखो बच्चों, जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपने अपने हिसाब से लिया या स्वराज को अपने अपने हिसाब से लिया, यानी कि स्वराज को या असहयोग आंदोलन को अपने स्थानीय मुद्दों से जोड़कर देखा गया। जैसे अभी अपनों ने बात की वहां की, और अब अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो इन्होंने वनों का जो आवाजाही पर जो रोक लगाई गई थी या जो वन क्षेत्र पर रोक लगाई गई थी उसके खिलाफ आंदोलन किया, जिससे लोगों को अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से रोका जा सके या ईंधन की लकड़ी और फल एकत्रित किए जा सके। उन्हें लगा कि उनके पारंपरिक अधिकारों को नकारा जा रहा है, तो यहाँ इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। यानी कि हरेक सरकार के या हरेक स्थान के अपने अपने मुद्दे चल रहे थे। अब मैं असम की बात करूं तो असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था कि वे उस सीमित स्थान से स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर घूमने का अधिकार जिसमें वे संलग्न थे। इसका मतलब उस गांव के साथ एक कड़ी को बनाए रखना था जिससे वे आए थे। यहां भी आप देख सकते हो, असम के जो लोग थे इन्होंने सिर्फ उस वन क्षेत्र को या उस क्षेत्र को देखा, सिर्फ अपनी समस्याओं को देखा कि अगर हमारी इन समस्याओं से हमें निजात मिलती है तो हमने असहयोग कर दिया। और 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को अनुमति के बिना चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, और वास्तव में अनुमति शायद ही दी गई थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों को ललकारा और अपने घरों के लिए रवाना हो गए, यानी कि उनके सहयोग को मना कर दिया। तो असम के जो बागानों के अंदर श्रमिक थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को किस तरह देखा? अपनी वहां से स्वतंत्रता के रूप में, कि हमें बागानों से स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि अपने अपने समस्याओं को, हर एक क्षेत्र में अपनी समस्याओं को असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया और आंदोलन को चलाया गया। अब मैं बात करूं शहरों में, तो शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, कि क्या कारण था कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ता जा रहा था? चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मील के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा कारण यह था बच्चों कि मिलों के अंदर या ब्रिटिश या इंग्लैंड से जो कपड़ा बनकर आता था वो मिलों से बनता था, और मिलों से बने हुए कपड़ा काफ़ी सस्ता होता था, जबकि यहाँ भारत के अंदर उस समय भी हाथों से कपड़ा बनता था जो काफ़ी महंगा हुआ करता था। तो जो लोग थे जिन्होंने शुरुआत के अंदर स्वदेशी अपनाया, पर वे लंबे समय तक नहीं अपना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा जो था उनकी मजबूरी बन चुका था, और वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता है, यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा दिए गए कपड़े थे उनकी जगह किया जा सकता है। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम करने से जुड़ गए, यानी कि कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन शहरों में क्या होता गया? धीमा पड़ता गया। जब खबर गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह हिंसक हो रहा है और सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने मुद्दों को जोड़कर असहयोग आंदोलन चलाया गया। वहां कहीं भी गांधी जी द्वारा जो लहर चलाई गई थी अहिंसा की, सत्याग्रह की जो लहर चलाई गई थी, यानी कि आप अहिंसक रहते हुए भी सत्य की जीत करवा सकते हो, वो लहर या उस लहर का दमन हो रहा था। लोगों ने अपने स्थानीय मुद्दों को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था, यानी कि अपने काम निकालने में व्यस्त हो गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल पॉलिटिक्स में वापसी के लिए की थी, और साइमन कमीशन 1928 और बहिष्कार 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन और प्यूमा स्वराज की मांग, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, दांडी मार्च के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब मैं बात करता हूं बच्चों चोरी चोरा की घटना। देखो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का सबसे बड़ा कारण था बच्चों चोरी चोरा की घटना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि असहयोग आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, क्योंकि लोगों ने
इसे अपने घरेलू मुद्दों के साथ, अपने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जोड़ लिया था। अब अपने क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वो हिंसा का भी प्रयोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं सत्याग्रह का जो मूल मंत्र था उसे भूल रहे थे, छोड़ रहे थे। तो अब मैं चोरा चोरी की बात करूंगा। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूं कि चोरा चोरी कांड क्यों हुआ। और लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। और यह घटना उत्तर प्रदेश की चोरा चोरी में हुई और इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, चोरा चोरी कांड। और इस जो पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई थी बच्चों, इसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हिंसक घटना थी उस समय की। और इस हिंसक घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा इस अध्याय का भाग 1 यहीं खत्म होता है। इसके बाद भाग 2 में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और उसके प्रभावों के बारे में देखेंगे। अब हम मिलते हैं इस अध्याय के भाग 2 में। धन्यवाद।